आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, हम यहां पे प्रमुख रूप से आपसे बातचीत कर रहे हैं लेखपाल पर और लेखपाल के अंतर्गत महत्वपूर्ण सेगमेंट ग्रामीण विकास पर। दोस्त, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण विकास के अंतर्गत हम आपसे लगातार अभ्यास श्रृंखलाओं के अंतर्गत आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अभ्यास श्रृंखलाओं की श्रृंखला के साथ ही साथ हम आपको अभ्यास श्रृंखलाओं के साथ आवाज आ रही है। लोग आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। चलिए, और अभ्यास श्रृंखलाओं के अंतर्गत लगातार हम लोग प्रैक्टिस श्रृंखला की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि आज की ये महत्वपूर्ण श्रृंखला को हम प्रारंभ करें, एक बार आप ये कंफर्म करा दीजिएगा कि आवाज क्लियर है और सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक बार आप कंफर्म करा दें सब कुछ क्लियर है, उसके बाद क्लास को आगे की ओर बढ़ाया जाए। एक बार आप कंफर्म करा देंगे, हम आपके कमेंट्स ले लेते हैं। चलिए, बिल्कुल संदीप प्रजापति लिखते हैं यस। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, सेतु यादव हेलो, चलिए ठीक है, सबको हाँ आ गई आवाज। चलिए, सत्यपाल सिंह, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल। चलिए दोस्त, लेते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कह रहा, ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मतलब उन्मूलन का मतलब होता है दूर करना या कहते हैं उसको समाप्त करना या कम करना। तो ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो गरीबी को समाप्त करने या दूर करने के लिए चलाया गया था? कह रहा IRDP, कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना, कह रहा है रोजगार बीमा योजना, और डी कह रहा न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 1 के लिए कमेंट करेंगे। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी प्रश्न नंबर 1 के लिए कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट करेंगे, चलिए मैक्सिमम, चलिए बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल क्लास चलने लगी है और क्लास चल भी रहा है, आप कमेंट करें, बिल्कुल कमेंट करें प्रश्न नंबर 1 के लिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो देखिए, बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका से अब देखिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ऐसा लगा आवश्यकता मतलब बैंकों से उस आवश्यकता का पोषण किया जाना, लेकिन आप इससे तनिक भी प्रभावित नहीं होंगे। देखिए, इसमें ग्रामीण परिवेश में जो है उसमें ग्रामीण शब्द का समावेश किया गया है। सी कह रहा रोजगार बीमा, तो अब देखिए बैंक के आधार पे आप बीमा तर्क कर सकते हैं, लेकिन वह भी गलत है, ये भी नहीं था। और जवाहर रोजगार, ये भी गलत है। ध्यान दीजिएगा, IRDP, इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका बैंकों की थी? तो IRDP, इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, क्योंकि बैंक शब्द का प्रयोग आते ही इसमें और भी ऋण वगैरह, सस्ते दर पर ऋण इत्यादि चीजें जोड़ दिया जाता, तो आपको कंफ्यूजन होगा। ये सीधे तौर पर ये ध्यान देंगे, और ये लगातार आपके एग्जाम में ये रिपीट होता हुआ क्वेश्चन, मतलब ये हर साल लगातार ये चलाया था। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दूसरा, ये भी देखिए बहुत शानदार। आज मैंने उन प्रश्नों को, यहां ध्यान दीजिएगा, आज संडे है और संडे रिलैक्स के मोड में होता है, तो आज मैंने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आज के प्रश्न को दोस्त आप नहीं छोड़ेंगे, आज के प्रश्न को आप जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और आज के प्रश्न को अगर आप नोट्स बना रहे हैं प्रैक्टिस का, तो नोट्स भी जरूर शामिल करिएगा। चलिए, कह रहा कि किस वृक्ष को आजकल कृषि में उसकी महत्ता को देखते हुए अद्भुत वृक्ष या 21वीं सदी का पेड़ कहा जाने लगा है, जिसको अमेरिकी पेटेंट्स ने रद्द किया था। मतलब अमेरिका ने बहुत ज्यादा उसको मान्यता नहीं दी थी, लेकिन 21वीं सदी का वृक्ष कहा जा रहा है और उसका कृषि में महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। कह रहा है कि नीम के पेड़ का, बेल के पेड़ का, आम के पेड़ का और पपीते के पेड़ का। दोस्त प्रश्न नंबर 2 के लिए कमेंट करेंगे, दोस्त प्रश्न नंबर 2 के लिए कमेंट करेंगे।
चलिए, और बिल्कुल क्या बात है, आज एकदम आपके कमेंट भी शानदार आ रहे हैं। चलिए बिल्कुल, ये शानदार जवाब है। चलिए अनीता सिंह जी, ये ध्यान दीजिएगा, 10 बजे से मैथ चलेगी और 9 बजे से रेगुलर ग्रामीण विकास, 10 बजे से रेगुलर मैथ चलता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। 9 बजे ग्रामीण विकास, 10 बजे मैथ, ये रेगुलर चल रहा है और ये चलता रहेगा। बिल्कुल, चलिए मैक्सिमम ने इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दिया है, और दोस्त ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। ए ही 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नीम। अब देखिए नीम तो जो ये इतना महत्व दर्शाया जा रहा है, ये महत्व किस आधार पे दर्शाया जा रहा है दोस्त, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। नीम की खरी, मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि जो नीम का बीज होता है, उसका बीज यहां पे कीटनाशक के तौर पर प्रयोग होता है, और उसको पेरने के बाद उसका जो तेल होता है वो औषधि गुणों के रूप में प्रयोग होता है, और उसकी जो खरी होती है वो खेत में डाली जाती है, जो सबसे ज्यादा पैदावार बढ़ाने और ऐसे कीटाणुओं को नष्ट करने जो यहां पर महत्वपूर्ण रूप से क्या होते हैं, जो महत्वपूर्ण रूप से कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए नीम को कृषि के क्षेत्र का, औषधीय क्षेत्र का 21वीं सदी के वृक्ष की संज्ञा प्रदान की गई है। और ध्यान दीजिएगा कि अमेरिकी पेटेंट्स ने इसे रद्द भी किया था। अब ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण ज्यादा क्यों है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि बराक ओबामा से ही संबंध हमारे काफी सुधरे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप की हाल फिलहाल में यात्रा हुई थी। दूसरा, कोरोना वायरस में मृतकों की संख्या को लेकर के सबसे ज्यादा अमेरिका चर्चित में रहा। तो देखिए ये तर्क होता है कि हम करंट इशू के आधार पर उठा करके प्रश्न आपके एग्जाम में डाले जाते हैं, तो ऐसे तर्क भी आपके लिए मायने रखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लीजिएगा दोस्त। प्रश्न नंबर 3 के क्रम पर आएंगे, कह रहा औषधीय फसलों या पौधों में कौन सा नहीं आता है। औषधीय फसलों पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या इसमें धान नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मुस्क दाना, मतलब कस्तूरी भिंडी नहीं आती है। सी कह रहा है नीम नहीं आता, और डी कह रहा है तुलसी नहीं आता है। प्रश्न नंबर 3 के लिए दोस्त कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 3 के लिए दोस्त आप कमेंट करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 के लिए दोस्त, 3 के लिए थोड़ा सा आप फास्ट कमेंट करेंगे तो आप प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे। आप थोड़ा सा कमेंट थोड़ा जल्दी किया करिए, हम आपको प्रश्नों की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए 3 का बहुत सारे लोग एक कह रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ए ही है। देखिए कस्तूरी भिंडी तो आपको पता ही है कि ये हमारा प्रमुख रूप से ये औषधि गुणों में आता है। नीम अभी ठीक इसके पहले ही हमने इसके महत्व को बता दिया कि ये कीटनाशक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। और तुलसी तो देखिए घर में देसी शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में घरेलू शब्द भी कहते हैं, तो घरेलू औषधि के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण पौधे के रूप में तुलसी माना जाता है। अतः आपका BCD औषधि फसलों के रूप में है, और आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं शब्द पूछा है, अतः तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्त प्रश्न नंबर 4 के क्रम की ओर आता है, और 4 के लिए आप कमेंट करते रहेंगे दोस्त, 4 के लिए आप कमेंट करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी। कह रहा है कि वर्ष 1989 मतलब 1989 में, वर्ष 1969 में, कह रहा वर्ष 1979 में, और डी कह रहा वर्ष 1959 में। प्रश्न नंबर 4 के लिए कमेंट करेंगे दोस्त, प्रश्न नंबर 4 के लिए कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करेंगे दोस्त। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, मैक्सिमम के सही आंसर आ रहा है, मैक्सिमम के सही आंसर आ रहा है। चलिए शानदार शानदार, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है।
वर्ष 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किया गया था और इस निगम को कई भागों में बांटा गया, जैसे मध्यांचल भाग, पूर्वांचल भाग, पश्चिमी क्षेत्र। तो ये अलग अलग, जैसे अगर हम यहाँ इलाहाबाद की बात करें तो पूर्वांचल राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के माध्यम से यहाँ की पूर्ति की जाती है। तो पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल ये अलग अलग किया गया, लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की जो स्थापना थी वो 1969। अतः प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। दोस्त प्रश्न नंबर 5 और देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में झूम कृषि की बात कर रहा है। कह रहा है कि मध्य प्रदेश में है, त्रिपुरा में है, मिजोरम में है, और कह रहा है क्या, नागालैंड में झूम कृषि की बात कर रहा है। चलिए बिल्कुल दोस्त, चलिए हाँ बिल्कुल यही टाइमिंग है। विनीता राजपूत रोज 9 से 10 और 10 बजे से मैथ, 9 बजे ग्रामीण विकास और 10 बजे जो है कि आपका, हाँ बिल्कुल। चलिए प्रश्न नंबर 5 के लिए कमेंट करेंगे, प्रश्न नंबर 5 के लिए कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल 5 का बहुत सारे लोग सी कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि झूम खेती के अंतर्गत भूमि का जो सबसे बड़े भाग की बात किया गया है, वह सबसे बड़े भाग का प्रतिशत जो है वह मिजोरम में नहीं बल्कि कहां है, नागालैंड में है। और सेकेंड नंबर पर आपका आता है कहां, मिजोरम आता है, लेकिन फर्स्ट नंबर पर नागालैंड है। अतः प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नहीं बिल्कुल, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका नागालैंड। चलिएगा दोस्त आगे की ओर देखिए, यहां पे झूम खेती के अंतर्गत कृषि का सबसे बड़ा प्रतिशत पूछा था। प्रश्न नंबर 6 के क्रम की ओर आएंगे और प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था। कह रहा 15 अगस्त 2000 ईस्वी को, 15 जनवरी 2001 ईस्वी को, 25 सितंबर 2001 ईस्वी को, डी करा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 के लिए आप कमेंट करेंगे, प्रश्न नंबर 6 के लिए आप कमेंट करेंगे, प्रश्न नंबर 6 के लिए आप कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल आप 6 के लिए कमेंट करें, 5 मैक्सिमम का गलत हो चुका है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम का गलत हो गया है, चालान नहीं कट गया सबका गलत हो गया, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट 6 का कुछ, चलिए अच्छा शुभम कश्यप 6 का डी बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल आफ्ताब अहमद ए है, सीरीज सी। चलिए 6 का डी, 6 का डी, कुछ लोग डी बी भी बता रहे हैं, कुछ लोग 6 का डी, कुछ लोग 6 का बी बता रहे हैं। चलिए आदेश जी इनका सही है, श्रवण का भी सही है, फातिमा का भी सही है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान दीजिएगा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार शुभारंभ था, जिसमें कई योजनाएं शामिल की गई थी और जिसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास में सामाजिक और आर्थिक विकास और प्रत्येक तबके तक क्या करना, रोजगार को पहुंचाना। ये ध्यान दीजिएगा कि ये प्रारंभ किया गया था 25 सितंबर 2001 ईस्वी को। तो अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 25 सितंबर 2001 ईस्वी। चलिए दोस्त आएंगे प्रश्न नंबर 7 के क्रम की आएंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए आप थोड़ा सा चिंतन बिना किए अगर उत्तर देंगे तो चीजें गलत हो जाती हैं। कह रहा है कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण का स्थापना वर्ष है। कह रहा है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य, मतलब कृषि के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए जो खाद्य निगम लिमिटेड था उसकी स्थापना, मतलब निर्यात विकास प्राधिकरण जो इसका है, इसकी स्थापना कब किया गया। कह रहा है कि 1986 में किया गया, 1980 में किया गया, 84 में किया गया, 1989 में किया गया।
प्रश्न नंबर 7 के लिए कमेंट करेंगे। चलिए, और मुझे हाँ बिल्कुल, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए कमेंट कर, नेक्स्ट प्रश्न के लिए कमेंट करेंगे दोस्त। चलिए दोस्त कमेंट करेंगे, प्रश्न नंबर 7 के लिए कमेंट करें। चलिए, बहुत सारे लोग 7 का डी बता रहे हैं, बहुत सारे लोग 7 का डी बता रहे हैं। चलिए, हाँ प्रश्न नंबर 6 लेक्चर में बिल्कुल कराए थे। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1986, जो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि जो प्रसंस्कृत मतलब जो विभिन्न प्रकार के कूड़े, कंपोस्ट, आप जानते हैं कूड़े कचरे इत्यादि को सड़ा गला करके खाद बनाया जाता है। उसके बाद पशुओं के मल मूत्र और उनसे निकलने वाले अपशिष्ट, इसके अलावा जो मृत जीव जंतुओं की हड्डियां होती हैं उनके माध्यम से। तो ये जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण था, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आएंगे दोस्त प्रश्न नंबर 8 के क्रम पर। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या निम्नलिखित में से किसकी है? जो गांव के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समझी जाती है। अब चलिए, ये प्रश्न का उत्तर आपको रट करके नहीं देना था, इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ के आधार पे देना है। और हम ये देखते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। थोड़ा सा सतर्कता के साथ दीजिएगा। कह रहा है कि ग्रामीण इलाकों की जो सबसे विकास की समस्या है वो गरीबी दूर करके किया जा सकता है, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा करके किया जा सकता है, कह रहा प्राथमिक शिक्षा के अभाव के कारण है, और कह रहा सिंचाई की कमी के कारण है। दोस्त कमेंट करिएगा। चलिए कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट करें, 8 के लिए कमेंट करें, प्रश्न नंबर 8 के लिए कमेंट करें। और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 के लिए। चलिए 8 के लिए कमेंट करें। चलिए 8 का ए बता रहा है, शुभम कश्यप ए बता रहे हैं, संदीप प्रजापति भी ए बता रहे हैं, कुछ लोग 8 का सी, अमित कुमार सी, प्रियंका भी सी बता रही थी। चलिए बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं। शुरुआत के आंसर थोड़े से इधर उधर थे और आप बिल्कुल राइट तरफ चले गए। देखिए, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ग्रामीण विकास तो गरीबी दूर करें, स्वास्थ्य सुविधाएं कराएं, लेकिन सबसे बड़ी जटिल चुनौती होती है कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर गांव को आगे की ओर लेकर के जाएंगे तो अपने आप गरीबी और स्वास्थ्य सुविधा या स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जो होगी वो अपने आप बढ़ती जाएगी। तो सभी के सभी ऑप्शन का मूल सार छिपा हुआ है प्राथमिक शिक्षा के अभाव में। अतः प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए ये भी आप बहुत आसानी से सरल तरीके से आप बता सकते हैं। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग फैलता है, जिसका लक्षण क्या है? मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग होता है, इसमें कह रहा है कि होता क्या है, खुर तथा मुंह में छाले आ जाते हैं, पशु का खाना पीना चलना आदि कठिन हो जाता है। सी कह रहा पशु का निरंतर दुर्बल मतलब होते चले जाते हैं। उपयुक्त सभी देखिए, हम आप बीच हम ये चेक कर सकते हैं कि आप तुक्का मार रहे हैं क्या कर रहे हैं, इसलिए आप समझ करके ऑप्शन पे कमेंट करें। चलिए प्रियंका पटेल जी लिखते हैं कि मेरा नाम ले लीजिए, ले लिया। चलिए 9 आंसर कमेंट करिए, मैं नाम लूंगा। चलिए शुभम कश्यप 9 का डी बता रहे हैं, गजेंद्र सिंह भी डी बता रहे हैं, राधे कृष्ण ए। चलिए आइए देखते हैं क्या सही है। चलिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। थोड़ा सा आपसे बहुत सारे लोग सहम गए थे कि डी मारेंगे, हो सकता है गलत ना हो जाए। खुरपका मुंहपका जो रोग फैलता है, इसमें देखिए खूर तथा, भाई खूर तथा मुंह की बात है तो ये छाले ये भी है। और अगर जब छाला हो जाएगा तो पशु का खाना पीना चलना क्या होगा भाई, कठिन होगा। और जब पशु खाना पीना नहीं खा पाएंगे तो निरंतर क्या होते जाएंगे, दुर्बल। देखिए हमने तीनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया था, देखिए समझने का प्रयास करिए।
खुर, खुर का मतलब ये होता है जो जैसे गाय हो गई तो इसका जो पैर है, ये पैर ऐसे यहाँ पे इस तरीके से कठोर संरचना पाई जाती है, इसी को खुर बोला जाता है, जो कठोर भाग सबसे निचला होता है। तो खुर तथा मुंह में छाले का होना, जब खुर तथा मुंह में छाला पड़ेगा मतलब घाव जैसी संरचना बनेगी, तो खाना पीना चलना उनका क्या होगा, उनका खाना पीना चलना कठिन होगा। और जब खाएंगे पिएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है वे निरंतर होते जाएंगे, क्या दुर्बल होते जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 10 के क्रम की ओर है, और 10 बहुत ही शानदार प्रश्न है। 10 बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि गांव में पशुओं की बीमारी वाले कौन से संक्रामक रोग है। संक्रामक का मतलब जैसे आप देख सकते हैं कोरोना भी एक संक्रामक रोग है, तो कोरोना एक संक्रामक रोग है। इसका सीधा सा मतलब आप समझते होंगे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जाने से होता है। तो आपने एक चीज और देखा होगा कि पशुओं को कोई एक बीमारी होती है तो आप देखें आसपास के बहुत सारे पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या टीबी ऐसा रोग है, पोकनी रोग है, स्वाइन फीवर है, और कह रहा है ड्यू प्रयुक्त सभी है। प्रश्न नंबर 10 के लिए कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 10 के लिए, अच्छा कंचन कुमारी लिखती है मेरी भैंस को हुआ था, पता है डी होगा। चलिए आगे करेंगे। प्रश्न नंबर 10 के लिए आएंगे। प्रश्न नंबर 10 का, चलिए शिवा देवी बी बता रही हैं, रोहित कुमार का भी कमेंट आ रहा, ध्रुव, मुकेश, फातिमा, चलिए अनिल यादव, श्रवण, अमित, ज्योति, चलिए बिल्कुल, स्मिता, चलिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बार मैं एक बार फिर आपके कमेंट्स ले लेता हूं। बहुत सारे लोग 10 का बी कमेंट कर रहे हैं, और इस बार आपको एक जोरदार झटका। आपको क्या लगता है कि टीबी केवल और केवल मनुष्यों को होता है क्या? नहीं, और टीबी एक प्रमुख रूप से संक्रामक रोग पशुओं के अंतर्गत माना जाता है। इज द राइट आंसर। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलेगा। केंद्र सरकार की बहुप्रत्याशित योजना हमारी कौन सी? बात करा उज्ज्वला योजना की। कह रहा कि टैग लाइन क्या है? अब आप ये इसकी टैगलाइन सबसे आप ज्यादा पाएंगे पेट्रोल पंप पर। उज्ज्वला योजना का पोस्टर पेट्रोल पंप पर निश्चित तौर पर लगा होता है, जिसमें प्रधानमंत्री की फोटो और साथ में एक महिला की फोटो उसमें इस तरीके से लगी होती है। कह रहा कि यह स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए, कह रहा स्वच्छ ईंधन स्वच्छ जीवन के लिए, सी कह रहा स्वच्छ ईंधन स्वच्छ भारत के लिए, और डी कह रहा स्वच्छ ईंधन स्वच्छ भारत। चलिए अच्छा देखिए, सी और डी स्वच्छ ईंधन और स्वस्थ ईंधन दोनों अलग अलग है, एक ही नहीं मानिएगा। चलिए कमेंट करें। मुझे पता था इसीलिए मैंने अगला थोड़ा सा खतरनाक टाइप का दिया था कि आप अगर नकल उतारें तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए 11 के लिए कमेंट करिएगा। और अमित कुमार सी बता रहे हैं आयु से, चलिए बहुत, रेनू, नेहा, सत्यपाल, प्रियंका, चलिए बहुत, दैन कुमार चिंतन में है। चलिए दोस्त, पूनम त्रिपाठी डी बता रही हैं, दीपिका, रुमालिका, चलिए बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है। ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान दीजिएगा कि जो उज्ज्वला योजना है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और ये केंद्र प्रायोजित परियोजना है, या ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। और इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता अर्थात ये योजना संबंधित कैसे है, तो एलपीजी कनेक्शन के अंतर्गत गैस मुहैया, मतलब एलपीजी कनेक्शन और गैस मुहैया कराता है। और ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रारंभ किया गया था। ये भी प्रश्न हो सकता है आपसे कि ग्रामीण महिलाओं के जीवन की बेहतरी के लिए चलाई जा रही उज्ज्वला योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां से किया गया था? तो आप ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के कहां से किया गया था? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से किया गया था। और इसकी टैगलाइन क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर, चलिए बिल्कुल बलिया से स्टार्ट हुआ था 1 मई को। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और किसी दिन हम योजना को लेकर के थोड़ा सा अच्छे से हम लाइव हो जाएंगे। और ये लीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न होगा, बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान से सुनिए। कह रहा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक
देश के हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसर में या उसके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी पर कम से कम कितने लीटर, यहाँ पे लीटर बना लिया, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। कह रहा कि 80 लीटर पेयजल उपलब्ध कराने की बात कही गई है, 70 लीटर, 60 लीटर और कह रहा है कि डी 100 लीटर। प्रश्न नंबर 12 के लिए कमेंट करिएगा। चलिए, हाँ योजना लाएंगे, योजना का हम आपको लेक्चर देंगे, योजना पर हम आपको लेक्चर देंगे। पहले कमेंट करिए, बातचीत नहीं, आप पहले कमेंट करें उसके बाद बातचीत नहीं, पहले कमेंट करिए, लास्ट में हम आपसे बातचीत कर लेंगे। पहले कमेंट करें दोस्त, कमेंट बिल्कुल दोस्त कमेंट करें, आप पहले कमेंट करें। चलिए 12 का बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम का जवाब सही आ रहा था। ध्यान दीजिएगा 70 लीटर, ध्यान दीजिएगा कितना, 70 लीटर प्रति व्यक्ति यहां पे जल उपलब्ध कराने की बात की गई है संपूर्ण भारत के संपूर्ण नागरिकों तक। और कब तक में ये अचीव कर लिया जाएगा? वर्ष 2022 तक प्रत्येक लोगों को 70 लीटर जल कितने, यहां पर ध्यान दीजिएगा 25 मीटर की दूरी से कम पर ही उपलब्ध कराने की बात की गई है। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आएंगे दोस्त प्रश्न नंबर 13 के अंतर्गत। कह रहा पशु बीमा योजना कब से चालू किया गया था? कह रहा 1974 से, 1980 से, 1990 से, 1995 से। ध्यान दीजिएगा पशु बीमा का अंतर से तात्पर्य है कि यदि पशु खो जाते हैं या अचानक उनकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो किसान को उसकी लागत के अनुपात में क्षतिपूर्ति की भरपाई करने के लिए चलाया गया था हमारी योजना। कौन सी? पशु बीमा योजना। और पूछ रहा है कि इस योजना को कब प्रारंभ किया गया था? प्रश्न नंबर 13 के लिए कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल, चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये प्रारंभ किया गया था 1974 ईस्वी से। चलेगा दोस्त, आएंगे प्रश्न नंबर 14 के क्रम की ओर। और प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है? कह रहा भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? ये भी बहुत शानदार है। भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान मतलब भारत में स्वास्थ्य को लेकर के रिसर्च, शोध, ये कब प्रारंभ किया गया व्यापक स्तर पे? 2003 में, 2005 में, 2007 में और कह रहा है डी कह रहा वर्ष 2009 ईस्वी में। तो दोस्त कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट करिएगा। चलिए बहुत सारे लोगों का सही आंसर भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा वर्ष 2007 ईस्वी में। वर्ष 2007 ईस्वी में। आएंगे दोस्त प्रश्न नंबर 15 के क्रम की ओर। और प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है अभी हम आपको समझा रहे हैं। 1982 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 1995 ईस्वी और कह रहा ऑप्शन नंबर डी। पहले आप प्रश्न नंबर 15 के लिए कमेंट कर लें। प्रश्न नंबर 15 के लिए कमेंट कर लें। चलिए 15 के लिए दोस्तों आप कमेंट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 के लिए आप कमेंट करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 15 के लिए आप कमेंट कर लेंगे। पंद्रह के लिए चलिए गजेंद्र सिंह 1982 बता रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा बहुत सारे लोगों का सही जवाब आ रहा है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर है 1982। अब लेकिन एक बात समझिए, पहले योजना के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का सीधा सा संबंध है किससे? ग्रामीण विकास से। किससे है? ग्रामीण विकास से। ग्रामीण विकास के अंतर्गत दो तीन बातें हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहला है कि पर्यावरण संतुलन,
अगर यदि पर्यावरण अगर संतुलित होगा तो पर्यावरण संतुलन का सीधा सा प्रभाव पड़ता है किस पर, मानसिक विकास पर पड़ता है। दूसरा, कर्ज का बढ़ता बोझ, मतलब ग्रामीण विकास परिवेश में जो ऐसी समस्याएं हैं जो सीधे तौर पर कहां पर जोर डालता है, मानसिक असर पर। तो इसी के दरमियान मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चला गया, जैसे बैंकों से ऋण है तो उसका प्रतिशत ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा बिचौलिया है जो किसानों को परेशान कर रहा है, और इसके साथ ही साथ पास पड़ोस परिवेश का जो पर्यावरण है वो संतुलित होना चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 16 के क्रम की ओर आएंगे, और प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है, कह रहा भारत में राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य, ये कमेंट करिएगा, इस पे हम आपके कमेंट्स लेंगे, और ये भी आप समझ के आधार पे दे सकते हैं उत्तर कि भारत में राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किससे संबंधित है। कह रहा है कि जन चेतना अभियान से संबंधित है, बी कह रहा है स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है, सी कह रहा मुंह और दांत की बीमारी संबंधित है, और डी कह रहा उपर्युक्त सभी से। चलिए कमेंट करेंगे। चलिए ये हम ट्रिकी वे में हम आपको पढ़ा देंगे, चलिए क्लियर है। चलिए कमेंट करें प्रश्न नंबर 16 के लिए। चलिए 16 का ए बहुत सारे लोगों का आ रहा है। चलिए मैक्सिमम बी आंसर दे रहे हैं। मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है तो मुंह के अंदर, तो ध्यान दीजिए, देखिए सी क्या कर रहा है, मुंह और दांत की बीमारी। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान दीजिएगा, मुंह और दांत की बीमारी से। आएंगे दोस्त प्रश्न नंबर 17 के क्रम की ओर, और प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, ये देखिए, ये भी बहुत रिपीट। देखिए आज संडे की क्लास में मैंने उन प्रश्नों को लिया है जो लगातार मैं ये देखा हूं कि 8 बार के लेवकाल के एग्जाम में 5-5 बार जो चले आए हैं, ऐसे प्रश्नों को हम शामिल किए हैं। आज की क्लास का प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं शुरुआत में भी मैं बता चुका हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, ये रिपीट होने वाले प्रश्न मैं आज लिया हूं जो लगातार चले आते हैं। कह रहा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान का संबंध किस आयु वर्ग से है। देखिए ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट किया है कि खसरा का टीका, सीधे समझिए, खसरा का टीका बालकों के किस आयु के मध्य लगाया जाता है। क्या 9 माह से लेकर 15 वर्ष के बीच, 6 माह से 10 वर्ष के बीच, 5 माह से 13 वर्ष, और डी करा 5 माह से 12 वर्ष के मध्य। चलिए कमेंट करेंगे दोस्त। चलिए बहुत सारे लोग गजेंद्र 7 का ए, बिल्कुल। चलिए बहुत सारे, चलिए 17 का डी, चलिए कमेंट करेंगे दोस्त, बिल्कुल हम आपके कमेंट्स ले रहे हैं। चलिए बिल्कुल, चलिए बहुत सारे लोग 17 का बी बता रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 9 माह से 15 वर्ष के मध्य में खसरा का टीका यहां पर लगाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 में थोड़ा सा सरल प्रश्न की ओर चलेंगे, और सरल प्रश्न थोड़ा सा इसलिए कि ये तर्क के आधार पे होगा। कह रहा आशा का संबंध किस विभाग से है। क्या आशा आंगनवाड़ी क्षेत्र में कार्य करती है। कह रहा क्या आशा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कार्य करती है। कह रहा आशा क्या प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है। और डी कह रहा है कि क्या आशा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत कार्य करती है। तो दोस्त ये ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 19 के क्रम की ओर आएंगे। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है।
कह रहा है कि निर्मल भारत अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किस विकास से है? कह रहा है कि गांवों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने से है। डी कह रहा बालिकाओं के कल्याण एवं उनकी सुरक्षा से है। सी कह रहा गांव में स्वच्छ शौचालयों एवं स्वच्छ वातावरण के विकास से है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा उपयुक्त सभी से है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी सीधे तौर पे निर्मल भारत का संबंध उपयुक्त सभी से। ध्यान दीजिएगा भाई, निर्मल भारत अभियान सीधा संबंधित है ग्रामीण विकास से। तो क्या जब स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होगी तो क्या यह ग्रामीण विकास में अपना सकारात्मक योगदान निभाएगा? तो इसका जवाब ये है। बालिका कल्याण उनकी सुरक्षा, ध्यान दीजिएगा सबसे कम शिक्षा जो गांव में होती है, इसमें जैसे आपने ये देखा होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कन्या विद्याधन योजना, ये सारी योजनाएं चलाई किसके परिप्रेक्ष्य में गई थी? बालिकाओं के लिए। और उसका सीधा सा संबंध किससे है? बालिका कल्याण और उनकी सुरक्षा से। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है कि बालिकाओं को एक बोझ के तौर पर माना जाने लगा और धीरे धीरे बालिकाओं को जन्म से पूर्व ही उनके हत्या की, या आप कह सकते हैं कि उनके गर्भपात जैसी बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा। और गांव में स्वच्छ शौचालय, तो ध्यान दीजिएगा ये स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ शौचालय ये भी है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है उपयुक्त सभी से। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसका बहुत जगह आंसर सी भी मिल सकता है, इसका आंसर सी भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें तो निर्मल भारत अभियान में जोड़ी ही गई थी। ये यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन निर्मल भारत अभियान जो शुरुआत में चलाया गया था वो सीधे तौर पे स्वच्छ शौचालय और स्वच्छ वातावरण से संबंधित था। तो पहले इसका अगर यहाँ पे उपयुक्त सभी नहीं होता, जैसे ये होता कि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, अगर जैसे ऑप्शन ये हो जाता कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपका सीधा संबंध हो जाता किससे? तब सी से हो जाता। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा आपका प्रश्न भी था। चलिए बिल्कुल, सीटेट ईवीएस की क्लास शाम को 7 बजे होती है ना, ये तो शाम को 7 बजे। चलिए और एक लास्ट प्रश्न लेंगे, और लास्ट प्रश्न आप में से जो लोग सही आंसर बताते हैं, और आज इस प्रश्न का आंसर जो सही बताएगा वास्तविक परिवेश में ग्रामीण विकास की वो तैयारी कर रहा है। कह रहा है कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की अधिकतम आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? कितने डेसिबल से ज्यादा? जो खेत जुताई आजकल प्रचलन ही है, 90 डेसिबल, 100 डेसिबल, 121 डेसिबल, 120 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए, युवा भारत पांडे जी का नाम बोल दीजिए गुरुजी। चलिए बिल्कुल, प्रश्न नंबर 20 के लिए कमेंट करिएगा। 20 बहुत शानदार प्रश्न है, आप ये देख भी सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा रिपीटेड प्रश्न है कि ट्रैक्टर का अधिकतम आवाज जुताई के समय कितने डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 120 डेसिबल से ज्यादा ट्रैक्टर की आवाज यहां पर क्या है नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अधिकतम आवाज वो फिर प्रदूषण में बदल जाएगा। हालांकि प्रदूषण तो 45 डेसिबल पर ही हो जाता है, लेकिन अब यंत्र के तौर पर अगर ये देखिए, लेकिन ये 45 डेसिबल सामान्य की बात है। ध्यान दीजिए, WHO ने अपने लेटेस्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में क्या कहा? उसने कहा कि यदि एक सामान्य व्यक्ति है तो उसका 45 डेसिबल से अधिक आवाज ध्वनि प्रदूषण होगा। लेकिन अगर रात में कोई व्यक्ति सो रहा है और सोते समय अगर आप उसके सामने 35 डेसिबल या इससे ज्यादा की अगर ध्वनि अगर आप कर दे रहे हैं, तो ये सोते समय 35 डेसिबल ही प्रदूषण हो जाएगा, लेकिन जागते समय 45 डेसिबल और ट्रैक्टर से 120 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण के तौर पर आता है। क्योंकि ये WHO का थोड़ा सा लेटेस्ट रिपोर्ट भी है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्त, तो चलिए यहां से ये था आज के लिए हमारा ग्रामीण परिवेश का महत्वपूर्ण अभ्यास श्रृंखला। ध्यान देंगे कि 10 जून से हमारी ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो रही है। 10 जून से हमारी ऑनलाइन सभी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो रही है। ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो रही है, जिसमें आपका लेखपाल का बैच भी शामिल है। ध्यान दीजिएगा, 10 जून से प्रारंभ होने वाली जो हमारी बैच है, इसमें 9 जून, इसमें ध्यान देंगे कि 9 जून तक आपको मिलता है
30% का अधिकतम डिस्काउंट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे थे कि हम छूट गए हैं और 30% का एक बार डिस्काउंट और प्रारंभ किया जाए, तो ध्यान दीजिए 30% का डिस्काउंट है। आपको हमारे दिए गए मोबाइल नंबर 8299310097 पर हो गया। एक हमारा मोबाइल नंबर है, एक मोबाइल नंबर हमारा है 9936444560। इस नंबर पर आप लिखेंगे लेखपाल एंट्री लिख करके आप हमें यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें किसी भी प्रकार से आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप चाहे ऑफलाइन मैसेज दें, किसी प्रकार से मैसेज देंगे, आपको आसानी से ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया बताई जाएगी। और अगर आप ऐप के माध्यम से डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप क्या करिए, अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में आप जाइए और वहां सर्च करिए क्या, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। और यहां से आने वाले जो माननीय वागेश सर का डीपी लगा हुआ जो आएगा ऐप, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद आप उस पर अपना बेसिक इंफॉर्मेशन डाल करके रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद कोर्स में जाएंगे और जब परचेज कोर्स करने लगेंगे तो आपसे अप्लाई कूपन कोड मांगेगा, वहां पर कैपिटल C2020 डाल करके जैसे ही अप्लाई करेंगे आपका 30% वो ऑफ हो जाएगा और आप आसानी से एडमिशन यहां पे सुनिश्चित कर सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा कि सभी क्लास के PDF, अगर यदि सभी क्लास के आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां भी सर्च करेंगे क्या, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, और इसको आप डाउनलोड करने के बाद आप ज्वाइन कर लेंगे और आसानी से आप अपने जो जितने भी यहाँ प्रैक्टिसेस कराए जा रहे हैं उस सभी के PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। पुनः मुलाकात करते हैं कल 9 बजे। 10 बजे माननीय पवन सर की क्लास होगी जो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक बेहतरीन और शानदार क्लास, जहां पे आप कुछ नया अनुभव करेंगे। आज के लिए मेरे द्वारा यही पर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।